ओके बेटा, अब देखो यहां पे हमारा जो आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉसेस लॉ स्टार्ट होने वाला है। यहां से जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपके स्टेट बोर्ड की भी, है ना। गॉसेस लॉ, गॉस लॉ है क्या असल में? ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय एनी सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू दैट सरफेस। इन दोनों के बीच में का ये मैथमेटिकल रिलेशन है। इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम जब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किए थे तो उसमें चार्ज की बात नहीं चल रही थी, उसमें बात चल रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, है ना। याद आया? अगर मैं बोलूँगा भाई ये पर्टिकुलर एरिया है ए, उसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है ना, तो मैं बोलूँगा भाई बताओ उसका फॉर्मूला क्या? आप कहेंगे सर ई ए कॉस थीटा, है ना, ई इंटू ए कॉस थीटा। तो यानी अगर किसी, बेटा इधर ध्यान दो, किसी सरफेस में से निकलने वाले फ्लक्स की अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि भैया आप उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मगर यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई एनक्लोज्ड सरफेस है, देखो कैसा एनक्लोज, क्लोज सरफेस, कोई डब्बे जैसा सरफेस है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसके अंदर कुछ चार्जेस कैद है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है उस पर से मैं ये जानकारी निकाल सकता हूं कि उसमें कितने चार्जेस बंद है, या फिर अंदर मौजूद चार्जेस की मदद से ये पता लगा सकता हूं कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा। तो ठीक है, ये जो रिलेशन होता है मैथमेटिकल रिलेशन, उसको हम लोग कहते हैं गॉसेस लॉ। मगर ये एक खास बात क्या है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस गॉसेस लॉ को, कि गॉसेस लॉ ने हमको एक कन्वीनियंट मेथड दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ सिलेंडर का, स्फीयर का, आपने सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा आपने, है ना। स्फीयर का 1/4πε0 Q/r², सिलेंडर का 1/4πε0 2 λ/r। ये जो आप अगर कुलम्स लॉ के जरिए निकालने जाएंगे ना, कई जगह तो अटक ही जाएंगे, निकाल ही नहीं पाएंगे, या फिर अगर तरीका मिल भी गया तो बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका रहेगा उसका। तो गॉस थ्योरम ने, या गॉस लॉ बोलते हैं जिसे, हमें एक आसान तरीका दिया उन फॉर्मूलों को डिराइव करने का, है ना। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। दो मेजर पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक है गॉस थ्योरम स्टेटमेंट, उसका एक बात बता दूं, इसका डेरिवेशन, मैं सिर्फ स्टेटमेंट ले रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं ले रहा हूँ, प्रूफ नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो प्रूफ आपके सिलेबस में, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ना। और एनसीईआरटी के सिलेबस में है, बट वो उसका इतना इशू, मतलब इतना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट अपने को जब समझ में आ गया तो हम डायरेक्टली वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, है ना। वो स्टेटमेंट कैसे आया, क्यों आया, उसके उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहला टॉपिक पे जाते हैं हम लोग, फिर गॉसेस लॉ देखते हैं। गॉस लॉ का जो पहला जो टॉपिक है वो क्या कहता है, जो कि स्टेटमेंट है उसका, गॉस लॉ स्टेटमेंट। The total electric flux emerging through a closed surface, is 1/ε0 times the charge enclosed by the surface। 1/ε0 times the charge enclosed by the surface, ठीक है। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटर्न एज, मैथमेटिकली it can be written as कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी सरफेस में से बाहर निकल रहा है, इट इज द सम ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय ε0, है ना। अगर मीडियम की परमिटिविटी ε0 है आसपास के, तो जस्ट ε0, अगर ε0 k है तो ε0 k, है ना, इस तरह से। अब ऐसा है कि ठीक है, ये तो आपने कहा, मगर थोड़ा और प्रिसाइसली देखा जाएगा, मोर प्रिसाइसली
मैं यहाँ पर एक रैंडम शेप का सरफेस ले रहा हूँ। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, फिर ये चार्ज -Q3 है, ये चार्ज Q4 है, Q5 इधर कहीं बाहर है, और फिर उसके बाद ये है Q6, ये है Q7, और फिर उसके बाद मुझे अंदर मिला एक और Q8, है ना। तो मैं यहां कहूंगा कि देखो भाई, मोर प्रिसाइसली कंसिडर अ क्लोज्ड सरफेस, कंसिडर अ क्लोज्ड सरफेस एज शोन इन फिगर। एक क्लोज्ड सरफेस आपको जिसका नाम मैंने दे दिया है एस, वो फिगर में नजर आ रहा है। अब इसमें से कुल मिला के कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू the total electric flux emerging through the closed surface, the total electric flux emerging through the closed surface can be given as। तो इस क्लोज्ड सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको शायद आप ऐसा भी लिखेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, है ना, याद है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस होता है। कई लोग देख रहे होंगे इंटीग्रेशन में गोल छल्ला क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना, क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब जब कोई आप इंटीग्रेट करते वापस से वो आप एंड पर पहुँच जाते तो उसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस पे लगाया जाता है। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, तो भैया ये क्या हो जाएगा? टोटल चार्जेस का जो अंदर बंद है उनका क्या करो, सम करो। मैं बोलूँगा देखो, आप सबसे पहले ये देखो, एक मिनट ध्यान दो बेटा, कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन से सरफेस में से बाहर निकलता हुआ कैलकुलेट करना है। तो बोले ये सरफेस है ना, तो इस सरफेस के अंदर जो चार्जेस बंद है, इस सरफेस के अंदर जो चार्जेस बंद है, सिर्फ उन्हीं का सम करना है ना। जैसे कि Q1 है बंद, हाँ जी बंद है, फिर उसके बाद Q3, फिर उसके बाद Q4, फिर उसके बाद Q8, सिर्फ इन्हीं का सम करना है और इसे एप्सिलॉन 0 से डिवाइड करना है, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q8 अपॉन एप्सिलॉन 0। आया समझ में आपको? ये आया क्या भैया समझ में, है ना? तो इस तरह से ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से गॉस लॉ किसी भी सरफेस पे आप लगा सकते हैं, है ना। अब ये जो है आपके प्रूफ में बस यही आता है कि डेरिवेशन जो आता है उसका प्रूफ आता है, उसमें ये सिखाया जाता है कि कैसे आया करके, है ना। मगर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और उसका कुछ अपने हासिल नहीं, उसका नतीजा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए रहता हो। वाह, लिख लो ये। देखो ये जो चार्जेस क्लोज सरफेस के बाहर है, Q2 बाहर है, Q5 बाहर है, माइनस Q6 Q7 बाहर है, इनका गॉस थ्योरम में कोई शुमार नहीं है ना। इन पर गॉस लॉ अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं अप्लाई होता? इसके पीछे बेसिक रीज़न है बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, याद है आपको, है ना? आपने बोला था क्लोज सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर से एंटर होती उतनी बाहर भी निकल जाती। तो होगा क्या बेटा, अगर ये चार्ज, मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, इसने अपने आप आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एंटर होगी आपके क्लोज सरफेस में, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड या कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना बाहर भी निकल गया, है ना। इसीलिए मैं बोलूँगा Q7 के वजह से, Q7 के वजह से इसमें से कितना फ्लक्स इमर्ज हो रहा है। इमर्ज होना मतलब वहाँ से निकलना, वहाँ से पैदा होना। तो बोले इसमें से कितना फ्लक्स इमर्ज हो रहा है, मैं बोलूँगा Q7 की वजह से नहीं हो रहा। Q7 की वजह से जो फ्लक्स आया है वो कहीं और से आया, यहाँ से आया और यहाँ से निकल गया, है ना। यहाँ से जो फ्लक्स इमर्ज, मैं बोल रहा इमर्ज, पास बोल रहा क्या नहीं, वर्ड सही क्या है, वैसे आपको बुक्स में पास मिलेगा कि पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, मगर टेक्निकली वो गलत वर्ड है कि नहीं? टेक्निकली गलत वर्ड है वो। याद है एग्जांपल दिया था मैंने, मुश्तबा को मैंने 1 करोड़ रुपए दिया था बांटने के लिए, है कि नहीं?
अब ऐसा है कि भैया ठीक है, मैंने बोला मुश्तबा ये ले बेटा 1 करोड़ बांट दे, दान कर दे, है ना, और मुश्तबा ने बांट दिया, तो मुश्तबा ने सिर्फ पास किया, है ना। मान लो मैंने उसको 1 करोड़ दिया, उसने 1.5 करोड़ बांटा, तो भैया क्या 50 लाख उसने अपनी तरफ से ऐड किया, तो ये 50 लाख कहाँ से इमर्ज हुआ? मुश्तबा के पास से इमर्ज हुआ। तो वैसा तो मैं बोलूँगा ठीक है भैया, बाहर से जो आपको सॉरी ये जो चार्ज है बाहर के, ये कंट्रीब्यूट नहीं करते इमर्जिंग ऑफ फ्लक्स में। यहाँ से जो एंटर होता है वो बाहर निकल जाता है, इसमें से निकलने वाले प्रकट होने वाले है ना, पैदा होने वाले फ्लक्स जो है वो सिर्फ इन चार्जेस की वजह से पैदा होंगे जो उसके अंदर बंद है। ठीक है, लिखो गॉसेस लॉ। स्टेटमेंट याद रखना, आपको एक्सप्लेनेशन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस थ्योरम। तो बस इतना स्टेटमेंट लिखो, जो मैंने आपको लिखा के दिया वो लिख लो। 2 मार्क के लिए आएगा, 2 से 3 मार्क के लिए, बस उससे ज़्यादा नहीं आएगा, और आप अच्छे से हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे। डायग्राम बना देना अच्छे से, खुश कर देना उसको। ठीक है, अगला है गॉसेस लॉ सिग्निफिकेंस। गॉसेस लॉ, बातें नहीं, सिग्निफिकेंस। इंपॉर्टेंस, कई सारे पॉइंट्स है इसमें, अराउंड 6 पॉइंट्स है अच्छे बड़े बड़े, आप उसको अच्छे से पूरा लिखना समझना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए काम में आएगा। Gauss's law is true for any surface, any closed surface, ज़्यादा ज़रूरी है, closed word ज़रूरी है एकदम, closed surface, no matter what is shape or size। गॉस थ्योरम किसी भी सरफेस पे लगाया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है ना। जैसे कि मैं किसी सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ, मैं किसी स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ। यही नहीं, अगर मैं आपको रैंडमली एक बॉडी बना के देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इसके जस्ट थोड़ा सा बाहर, इसके जस्ट थोड़ा सा बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या होगी ये पता लगाओ, तो गॉस थ्योरम की मदद से मैं इस बॉडी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत पता लगा सकता हूं। आई बात समझ में? तो ये खासियत है, ये हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो गॉस थ्योरम एक ऐसा टूल है जिससे कोई भी नट खोल सकते, समझ रहे ना, है कि नहीं। कुछ नट कैसे पानी कैसे रहते हैं कि इससे सिर्फ इस टाइप की नट खोल सकते हैं, मगर नहीं, गॉस थ्योरम एक ऐसा टूल है जिससे तुम जो चाहो, जैसा भी चाहो, जैसे भी शेप का चाहो, जो भी साइज का चाहिए नट वैसा खोल सकते। नट नहीं खोलते, मतलब एग्जाम्पल दे रहा मैं बोला नट खोलने का मत आ गया, तुम बोले तो भैया एक वो था मुहावरा बोलते जैसा, तो भैया गॉस थ्योरम की मदद से किसी भी शेप की बॉडी रहे हो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया जा सकता है, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। सेकंड, the term Q in Gauss's law equation include the sum of all charges enclosed by the surface, enclosed by the surface, full stop. The charge may be located, the charges may be located anywhere inside the surface, anywhere inside the
सरफेस, फुल स्टॉप। देखो क्या खास बात है कि जैसे गॉस थ्योरम आप लगाते हैं, तो जब गॉस थ्योरम आप लगाते हैं तो उसके अंदर इक्वेशन जो तैयार होती है मैथमेटिकली, जो आपने लिखा, पहले स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट में आपने जो लंबी चौड़ी लैंग्वेज में लिखा है इंग्लिश के अंदर, उसी को मैथमेटिकली हमने छोटा सा इसमें इस तरह से बता दिया इसको। अब ये जो चार्ज एनक्लोज्ड है, तो ये मतलब गॉसियन, मतलब ये जो बॉडी थी उसके अंदर बंद कैद चार्जेस, तो ये जो उस बॉडी के अंदर चार्जेस बंद पड़े हैं, वो चार्जेस कहीं पे भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर्स। इसकी कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए, किनारे पे होना चाहिए, ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है। वो कहीं पे भी हो सकते हैं, बस अंदर होना चाहिए, और आप उस पर गॉस थ्योरम लगा सकते हैं इजीली। आई बात समझ में आपको? तो ये इसका इंपॉर्टेंस आया। सेकंड, थर्ड, in the situation when the surface is so chosen that there are some charges inside एंड सम आउटसाइड, जैसे कि यहां पर बताया हुआ है, कॉमा, द इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ध्यान दो बेटा, कॉन्सेंट्रेट करो, घर पे मेहनत कम करना पड़ेगी। इधर का हो गया लिखना, राइट साइड का, द इलेक्ट्रिक फील्ड is due to all charges both inside and outside the surface, the closed surface. First stop. However, the term small q enclosed signifies that the flux emerging, the charges will be only due to the enclosed charges. ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर क्या है, जैसे हमको मालूम है यहां पर, जैसे हमने ये एग्जांपल जो लिया जिसमें एक क्लोज सरफेस है जिसके आसपास बहुत सारे चार्जेस है, कुछ चार्जेस बॉडी के अंदर बंद है, कुछ चार्जेस बॉडी के बाहर है, कुछ अंदर है कुछ बाहर है। इनमें से हर एक चार्ज आसपास क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। मगर गॉस थ्योरम के अनुसार जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होता है, वो चार्जेस जो अंदर क्लोज सरफेस के अंदर बंद है। इसने हमारे लिए क्या करा, काम आसान कर दिया। बोले कैसे काम आसान कर दिया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी क्लोज सरफेस के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो क्लोज सरफेस के अंदर एंटर होती है और उसे छोड़कर चली जाती है, तो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लेते हैं, जीरो। हम बोलेंगे यार देखो यार, तुम बोल रहे कि भाई इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना इतना निकल रहा, बॉडी में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना इतना निकल रहा। सामने आप सवाल करेंगे, ये देख, मान ले ये चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया,
ये चार्ज ने इलेक्ट्रिक, ये भी, अरे इन्होंने भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया। तो तुम ऐसा तो नहीं कि जो तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो उसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो बोल रहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें, तो इतने सारे चार्जेस बंद है यहाँ पर मौजूद है ना, आप गिनती इनकी करें, ये भी तो है ना, इन्होंने भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया हुआ। क्या यकीन करूं मैं कि भैया आप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो उसमें इन लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलेगा, अरे भैया मैंने जो इक्वेशन दिया उसमें चार्जेस जो एनक्लोज है उनको सिर्फ मैंने कौन से चार्जेस लिया, वही जो सरफेस के अंदर बंद है, मैंने इनको इसी वजह से छोड़ा क्योंकि इनकी पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी वो ऑटोमेटिकली कहाँ से आ रही है, बाहर से, और वो बाहर चली भी जाएगी। आई बात समझ में? इसी वजह से मैंने यहाँ राइट साइड में जो चार्जेस एनक्लोज लिखा वो वही वाले चार्जेस लिया जो कि उस क्लोज सरफेस के अंदर क्या है, बंद है। देखो ओके, द सरफेस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, दैट वी चूज, मतलब इंपॉर्टेंस समझने के लिए पूरे कंसेप्ट को, फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड एज Gaussian surface. First stop. We may choose any Gaussian, बातें नहीं बेटा, surface and apply Gauss's law. Full stop. However, comma, take care not to let the Gaussian surfaces pass through any discrete charges. First off, this is because electric field due to a system of discrete charges is not well defined at location of any charge. First off, however, Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution
देखो बेटा, अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जैसा आपको लग रहा होगा, मगर मैं इसका एकदम बेसिक एक पॉइंट बता देता हूँ। आगे जाके जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये स्फीयर है, ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है और इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत मालूम करना है। इधर ध्यान दो बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के वजह से इस पॉइंट P पे मुझे क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जिससे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप सोचेंगे मैं कैसे कैलकुलेट करूं? मैं कहूंगा आपको कि आप गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करो। आप क्या करो, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करो, और गॉस थ्योरम इस्तेमाल करके आप इजीली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना सकते हैं। फिर आप बोलेंगे, आपके माइंड में आएगा, अरे गॉस थ्योरम का यूज़ करना है तो उसके लिए तो क्लोज सरफेस चाहिए, और उस क्लोज सरफेस के अंदर क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस बंद होना चाहिए। तो आपके दिमाग में जाएगा, अच्छा ये स्फीयर बोले इसके अंदर चार्जेस बंद, ना बोले चार्जेस तो इसके अंदर बंद है ही नहीं, है ना, अब कैसा? तो बोले यार फिर क्लोज सरफेस तो है नहीं सर। बेशक यहाँ क्लोज सरफेस नहीं है, मगर गॉस थ्योरम तो लगाना है, और गॉस थ्योरम के लिए शर्त है कि सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज, उसके अंदर क्या होना चाहिए, चार्जेस बंद। तो बोले अब कैसा? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इमेजिनरी स्फीयर बनाते हैं। ये रियलिटी में है क्या? वहाँ पर रियलिटी में है क्या? वहाँ पर हमने एक इमेजिनरी स्फीयर बनाया। इस इमेजिनरी स्फीयर को या इमेजिनरी सरफेस को अब तुमको नहीं लगता ये जो स्फीयर के ऊपर चार्जेस है वो उसके अंदर बंद हो गया? इमेजिनरी स्फीयर के अंदर बंद हो गया ना ये? अरे हाँ या ना बोलो, है ना? ये चार्जेस जितने भी होंगे मैं इस सरफेस के अंदर बंद मान के चलूंगा ना, और इसको मैं बोलूँगा ये क्लोज सरफेस चुन के चलो। अब ये जो क्लोज सरफेस आपने ड्रॉ किया, ये पहले से था क्या? मौजूद था क्या पहले से? आपने बनाए। तो इसीलिए उसको मैं खास तौर से उसका नाम दिया गया गॉसियन सरफेस, है ना। ये जो इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं ना कभी कभार एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के पास, कि भैया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी पास होगी, ऐसा होगा वैसा होगा करके, तो ऐसे इमेजिनरी सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, जो बनाया जाता है ना, और उससे आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सर ये कैसे होगा? इसका जो आगे का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, है ना, तो उसमें हम लोग वो देखने वाले हैं, तुम्हारे बोर्ड में इंपॉर्टेंट है वो, तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत उसका। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि आप एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं। तो बोले सर ये हर जगह बना सकते क्या? जनरली बना तो हर जगह सकते, मगर प्रेफर करेंगे कि हम इसमें सिर्फ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करें, ना कि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे कि ये कंटिन्यूस है ना, ये यूनिफॉर्म बॉडी है, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। याद है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ने पढ़े थे, दो टाइप के रहते, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में एक चार्ज इधर, एक उधर, एक इधर। यूनिफॉर्म में क्या रहता? लगातार, है ना, पूरी बॉडी पे रहता। तो हम कहेंगे कि ये प्रेफरेबली आप कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करो, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल मत करो। क्यों मत करो उसके लिए? क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, इन रहेगी कि आउट रहेगी, वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं होती। जैसे स्फेरिकल, ये स्फीयर था, तुमको मालूम है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगा, स्फेरिकल शेप में निकलेगा बाहर। अरे हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकल रही होंगी ना बाहर। सिलेंडर, तुमको मालूम है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकली शेप में बाहर निकल रहा होगा, है ना। मगर मैं बोलूँगा देख, एक पॉजिटिव चार्ज इधर, निगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, निगेटिव चार्ज इधर। अब मैं पूछूंगा बता भाई इसके वजह से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना, उसका जो मैप बनेगा वो कैसा आएगा? तेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठेगा। अरे भाई मेरे को पता नहीं लगाएगा यार कैसा आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती। अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसा स्फेरिकली फैलेगी, है ना, मगर इसके वजह से अंदर आएगी तो फिर भाई इसके वजह से फिर बाहर जाएगी, इसके वजह से फिर अंदर आएगी, तो इसका शेप क्या आएगा पर्टिकुलरली मुझे प्रॉपर डिज़ाइन करके नहीं जमेगा। एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप कैसा रहेगा ये प्रॉपर डिज़ाइन करके नहीं जमेगा। तो गॉस थ्योरम वहाँ लगाना बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर, डायरेक्शन, शेप कुछ नहीं मालूम रहेगा, डिस्क्रीट है ना। तो प्रिफरेबली हम लोग क्या करते हैं कि हम गॉसेस लॉ सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगाते हैं? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, या जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये तुमको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ सकता है कि भाई
या असर्शन इन रीजन में आ सकता है कि भैया ठीक है, गॉस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो उसका यहाँ पर रीजन दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, है ना, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस इज नॉट वेल डिफाइंड एट एवरी लोकेशन ऑफ एनी लोकेशन ऑफ एनी चार्ज, तो ये इसका रीजन आ जाता है। आया समझ में? तो ये असर्शन एंड रीजन का पॉइंट कवर होता है, यहाँ पे लिख लो। बातें मत करिए बेटा। नेक्स्ट, कहाँ पे? हाउएवर कहाँ लिखा हुआ मेरे को याद नहीं दिख रही। हाउएवर द टर्म क्यू एनक्लोज सिग्निफाइज द फ्लक्स इमर्जिंग कॉमा, हाँ, द फ्लक्स विल बी ओनली ड्यू टू, ये फ्लक्स होना चाहिए, द फ्लक्स विल बी ओनली ड्यू टू द एनक्लोज चार्जेस, करेक्शन करना है, फ्लक्स होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, Gauss's law is often useful towards a much easier calculation of the electrostatic field when the system has some symmetry. Full stop. This is facilitated by choice of suitable Gaussian surface, by choice of suitable Gaussian surface। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गॉस थ्योरम इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इससे बहुत इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर दो सरफेस विच आर सिमेट्रिक। सिलेंडर हो गया, वायर हो गया, और आपका स्फीयर हो गया, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट्स हो गई, तो ऐसी बॉडीज जो सिमेट्रिक है ना, तो उसके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम, है ना। इसी वजह से क्यों ऐसा होता, क्योंकि आप उसके लिए एक प्रॉपर गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। तो बस वही जो पॉइंट मैं बार बार बोल रहा था वही है इसका फिफ्थ वाला पॉइंट। तो सिक्स्थ, Gauss's law is based on the inverse square dependence of distance contained in Coulomb's law। Any violation of Gauss's law will indicate departure from inverse square law।
एंड द लास्ट पॉइंट सेज कि जो गॉसेस लॉ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, अब ये कैसे होता, जब एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा तब उसमें क्लियर होगा, वो अभी नहीं आएगा समझ में। ये बस आपको स्टेटमेंट समझ में याद रखना है कि गॉसेस लॉ जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ऐसे ही और कौन था, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पे भी मतलब क्या करता है, इनवर्स लॉ स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस को डिपेंड करता है। तो मतलब भैया ये दोनों लॉ आपस में कैसे है, कोरिलेटेड है। तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करता, कूलम्ब्स लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करता। तो भैया अगर कोई गड़बड़ गॉसेस थ्योरम में होती है तो ऑटोमेटिकली वो काय में हो जाएंगी, कूलम्ब्स लॉ में। तो बस यही बोला हुआ है कि ये आपस में कोरिलेटेड है, इस चीज़ का पॉइंट है, लिख लीजिए। अब स्टेटमेंट को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फाइनली बोर्ड एग्जाम के लिए इसको याद नहीं करना है, बोर्ड में नहीं है ये सिग्निफिकेंस। ये सिर्फ आपको स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में, असर्शन एंड रीजन के जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में और जेई में, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ऐसा समझ के पढ़ना है कि बस चीज़ें थोड़ी बहुत याद रहे कॉन्सेप्चुअली, इतना है तो भी काफ़ी है। ओवरऑल इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ, अगर मैं आपकी जगह होता, मुझे फास्ट ट्रैक में कुछ पढ़ना होता तो मैं सिर्फ फोर्थ वाले पॉइंट पे फोकस करता, है ना। किस पे होता, फोर्थ वाले पॉइंट। तो मेरी राय में थोड़ा बहुत ऊपर ऊपरी पढ़ लेना सबको ये बार बार, मगर फोर्थ पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुली अच्छे से पढ़ना। उसके जो पॉइंट्स दिए हुए एनसीईआरटी में, जो स्टेटमेंट, ये लाइन टू लाइन एनसीईआरटी है ये जो लिखा है तुमने। तो अगर क्वेश्चन बाय एनसीईआरटी आया तो ऐसा ही कुछ आएगा, ऐसे असर्शन रीजन का। तो फोर्थ पॉइंट को ज़रा काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। लिख लो आप। अमजद, कल परसों में आपको इंशाल्लाह इसकी नोट्स मिल जाएगी, ये वाले पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की। चलिए जल्दी करिए। राइट साइड का पोर्शन हो चुका है, राइट साइड का पोर्शन सभी का हो चुका है। जल्दी करिए बेटा। क्या कशा, क्या कशा ये नहीं, अरे तैरी मैंने बोला क्या कशा है, मतलब इसको लिखो पहले, ये हो गया, वो बाद में सॉल्व करना, डीपीवीस बाद में सॉल्व करो, पहले ये लिखो। आज आई नहीं है ना, तभी खामोशी इतनी ज़्यादा, वो सुन लेंगे। हुआ, इरेज कर दो ना, हो गया ना ये सबका, देखे भी नहीं होंगे कई लोग हैं, है ना, नोट्स में खाएगा वो ना हमको लिखने का। अब आधा तो मिट गया, बाजू वाले से लिख ले लेकर। अभी तक ध्यान दो इधर, अपने को कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, इधर ध्यान दे रहे, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में गॉसेस लॉ को अप्लाई करके देखना है। देखो फटाफट, इफ अ डाइपोल
is enclosed by the surface. If a dipole is enclosed by the surface, मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा अलग अलग सिचुएशन में कि मेरे पास एक क्लोज सरफेस है दिया हुआ रैंडम शेप का। देखो बेटा, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और आपसे कहा गया है कि अब पता लगाओ अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर एक डायपोल बंद है तो उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। देखो बाय गॉसेस लॉ क्या कहता है ना, गॉस थ्योरम हम क्या जानते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू द सरफेस इज सम ऑफ ऑल द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सम ऑफ ऑल द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, क्यू प्लस माइनस क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो भैया सम ऑफ ऑल द चार्जेस एनक्लोज्ड इज जीरो, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, सॉरी जीरो। एक भी जरा सा भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर इसमें से नहीं निकलेगा। नेक्स्ट सिचुएशन देखो, if charges q1, q2, q3, q4 and q5 are lying along the surface as shown, तो ये चार्जेस जो है along the surface इस तरह से रखे हुए हैं, q1, q2, q4, q3 एंड q5। तो मैं एक्सप्लेनेशन के टाइम पे ही आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसका। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा बेटा, वंस अगेन सम ऑफ ऑल द चार्जेस एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ज़रा बताओ तो कि कौन कौन सी वैल्यूज आएगी इसमें ऐड होंगी। q1 ऐड हो जाएगा, q2 ऐड होगा और q4 ऐड होगा। तो भाई q1 प्लस q2 प्लस q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपका q3 और q5 काउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा काउंट में, वो क्लोज सरफेस के बाहर है। नेक्स्ट, इफ एनी क्लोज सरफेस is placed in an electric field, total electric flux emerging through it is zero। कोई भी शेप का, चाहे स्फेरिकल हो चाहे क्यूबिकल हो, किसी भी शेप का आपके पास एक बॉडी है, क्लोज सरफेस है, और उसे रखा गया है एक किसी भी किस्म के यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी हाउ मच, जीरो। तो उसके लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। नेक्स्ट, फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट वाला फोर्थ, इफ अ हेमीस्फेरिकल body is placed in uniform electric field, then flux linked with curved surface can be calculated as। तो मेरे पास एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, या हेमीस्फेरिकल सरफेस है, बोलना बाउल बोलना गलत हो जाएगा, बस एक हेमीस्फेरिकल सरफेस है।
मतलब आधे स्फीयर के जैसा। ये रेडियस है इसका कैपिटल आर, और जो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है मैं देख सकता हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से नॉर्मली, या फिर कहा जाएगा इस तरह से बाहर जा रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कह रहा है कि इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा वो पता लगाओ। देखो इस हेमिस्फेरिकल बाउल के दो सरफेस है ना, ये हेमिस्फेरिकल बॉडी जो नजर आ रही है इसके दो सरफेस है, एक नीचे वाला जो फ्लैट सरफेस है एकदम, और एक ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस है ना। अभी देखो जस्ट अभी ये थर्ड पॉइंट में हमने क्या पढ़े, अगर कोई क्लोज बॉडी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एंटायर हेमिस्फेरिकल बाउल नहीं बोलना चाहिए, क्या है, क्लोज हेमिस्फेरिकल कर्व्ड सरफेस या हेमिस्फेरिकल बॉडी इज जीरो, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन टोटल ये क्या रहेगा बेटा, जीरो रहेगा। पूरी बॉडी में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जाएगा, जीरो। मैं ये कह सकता हूं कि टोटल मतलब क्या, ये देखो इधर का नीचे का फ्लैट सरफेस है और ऊपर का क्या है, कर्व सरफेस है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि जो बॉडी है असल में ये दो सरफेसेस से मिलकर बनी है। नीचे का कैसा सरफेस है, प्लेन है, और ऊपर का कैसा है, कर्व्ड है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द प्लेन सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस, ये मिलाकर क्या हो जाएगा, जीरो। फिर मैं लिखूंगा देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व सरफेस से निकलेगा इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द प्लेन सरफेस। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस का एरिया मुझे मालूम है, जरा बताओ तो इसका एरिया क्या आएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर के गोल होगा ना ये नीचे का, तो पाई आर स्क्वायर। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार यूनिफॉर्म है, मुझे ई की वैल्यू भी मालूम है, और थीटा क्या रहेगा, थीटा क्या रहेगा 180। आप इमेजिन करो ना वो कर्व सरफेस को, नीचे से सरफेस, नीचे का सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही, सरफेस नीचे का है ना, तो एरिया वेक्टर किधर आएगा, नीचे नहीं आएगा। नहीं समझा, अरे इमेजिन करो एक हेमिस्फीयर को, इमेजिन करो ये हेमिस्फीयर है ना, नीचे से बंद है, क्लोज सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस, ये इधर से फ्लैट सरफेस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही, और एरिया वेक्टर नीचे आएगा, इस पर परपेंडिकुलर बनाऊंगा ना मैं, तो वो नीचे आएगा। तो इसी वजह से हम लेंगे कि यहां पर E इंटू ए या E इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस ऑफ 180 कितना बेटा, -1 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, E इंटू पाई आर स्क्वायर। आया समझ में, लिख लो। if a
hemispherical body is placed in a non-uniform electric field such that electric field is normal to the curved surface, then flux linked with the circular plane surface will be इस तरह से, और सरफेस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, ई है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर निकल रही है, देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ कोई तो भी चार्ज है और उसमें से वो बाहर निकल रही, और ये कर्व्ड सरफेस को पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है और वैल्यू सेम है, दैट इज ई। कहाँ पर? कर्व्ड सरफेस पे। तो आपको प्लेन सरफेस पे से पता लगाना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। मेथड सेम है ना, पूरा वही मेथड इस्तेमाल करो। सबसे पहले टोटल कितना रहेगा वो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल पूरे कर्व सरफेस पे कितना रहेगा, पूरी बॉडी पे से कितना रहेगा, 0, ठीक है ना। फिर मैं उसको बांटूंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द कर्व्ड सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सर्कुलर या प्लेन सरफेस इक्वल्स टू 0। मेरा टारगेट किसको निकालना है, इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सर्कुलर सरफेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द कर्व्ड सरफेस, है ना। अब उसके बाद इट विल बी हाउ मच, माइनस ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर आप कहीं पे भी देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर रहेगा, ये वाला एरिया वेक्टर देखोगे तो इसका डायरेक्शन इधर रहेगा, ये सरफेस पे एरिया वेक्टर देखोगे तो उसका डायरेक्शन इधर रहेगा। तो आप कोई भी अगर सरफेस पे कोई भी हिस्सा देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको क्या नजर आएगा, परपेंडिकुलर नजर आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल ये उठा, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस कितना रहेगा, सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस क्या रहेगा, बोलो। लेट मी सी हु कैन गेस इट करेक्टली, कितना रहेगा, नो आइडिया। हाँ, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, बोलो बोलो, सही जा रहे ना। पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, अरे जोर से बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर। तुमको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ही नहीं मालूम, 4 पाई आर स्क्वायर कितना होता है भैया, 4 पाई आर स्क्वायर पूरे स्फीयर का। किसका, अरे पूरे स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना स्फीयर है, आधा, तो कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन सर्कुलर इसको रहेगा माइनस ऑफ ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। दिस इज योर आंसर फॉर दिस कंडीशन। ये 4th वाला पॉइंट हो गया ना।
अरे भैया फोर्थ वाला बाकी है कि किसी का? देखो जल्दी जल्दी। कहाँ गया अमजद? इमरान सर समझेंगे, दिखे नहीं, मैं अमजद ही समझाऊंगा। हो गया फोर्थ वाला? नेक्स्ट, if charge capital Q is enclosed in a cube, अगर एक चार्ज कैपिटल Q जो है वो एक क्यूब के अंदर बंद है, ये क्यूब है इस तरह से, है ना, और उसके अंदर कहीं तो भी एक चार्ज कैपिटल Q करके है, तो अगर मैं बोलूँगा कि पूरे क्यूब में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, पूरे क्यूब में से टोटल, तो आप क्या बोलेंगे? पूरा क्यूब एक क्लोज सरफेस है। अरे ध्यान दे रहे भाई, पूरा क्यूब एक क्लोज सरफेस है, आया ना, है ना, और पूरा क्यूब अगर एक क्लोज सरफेस है तो आप बोलेंगे भैया एज पर द गॉस थ्योरम जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है, जो कि कितना है? कैपिटल Q अपॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये आ जाएगा। फिर अगर मैं पूछूंगा ठीक है, अगर पूरे क्यूब में से Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इतना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो बस इस क्यूब के एक फेस में से, यानी सिर्फ एक साइड में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? बोलो कितना? कितने फेस है उसको? साइड कितने क्यूब को? 6 साइड है ना। अगर यहाँ क्यूब इमेजिन करें अपन, एक ये, 2 3 4 5 6, किसी भी क्यूब के कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेसेस होते हैं, है ना। ये 6 सरफेस मिलकर क्या बना है? एक क्यूब बना है। 6 सरफेस मिलकर एक क्यूब बना है, तो मैं बोलूँगा अच्छा ये पूरे का पूरा क्यूब यानी 6 के 6 फेसेस में से अगर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो सिर्फ एक सरफेस में से कितना बाहर निकलेगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0, 1/6 हो जाएगा ना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कॉर्नर्स की, कि एक कॉर्नर में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है क्यूब के। बोलो भैया एक क्यूब में कितने कॉर्नर हैं? कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 के 8 कॉर्नर मिलकर क्या बन गया? एक क्यूब बन गया, है ना। तो पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा? Q अपॉन पूरा बोला ना, पूरा Q अपॉन एप्सिलॉन 0, उसमें कितने कॉर्नर है? 8। तो अगर मैं बोलूं कि पूरा का पूरा क्यूब यानी 8 के 8 कॉर्नर्स में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा? Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो किसी एक कॉर्नर में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन 0, है ना। फिर बात हुई एज की। एज बोले तो किनारा। किसी क्यूब में कितने एजेस होते हैं? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किसी भी क्यूब में कितने एजेस होते हैं? 12। तो कि 12 के 12 एज में से कितना बाहर निकला? Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो एक एज में से कितना निकलेगा? समझ 12 एप्सिलॉन 0। लिख लो ये। फिफ्थ वाला हो गया। फिफ्थ वाला किसी का बाकी है? कितने लोगों का बाकी है? रेज योर हैंड।
लिखो जल्दी यार, तेरे को कितनी बार समझाऊँ मैं कितनी बार समझाता तेरे को, इसी में रह जाएगा फिर तेरा पूरा। सजा सजा के मत ली उसको, नोट्स में मिल रहा है सब कुछ उसके अंदर। रफ बना पूरा, फटाफट कर, स्पीड बढ़ा। 1 मिनट रुक रहा बस मैं, उसके बाद मिटा दे रहा हूँ, फिर वो देखो आप कैसा करेंगे। बहुत 2 मिनट। अब मेरे को लेट मिल रहा तो मैं भी लेट। चलिए हो गया। If charge capital Q lies on one face of the cube, अगर चार्ज कैपिटल Q जो है वो लाई करता है वन फेस ऑफ द क्यूब, तो क्यूब का एक फेस, मैं एक काम करता हूँ साइड से बताता हूँ। इमेजिन करो क्यूब को आप साइड से देख रहे हो और चार्ज जो है कुछ ऐसा है ना। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये चार्ज इस क्यूब के अंदर बंद है क्या? एनक्लोज्ड है क्या? ये गॉस थ्योरम लग जाएगा क्या अभी डायरेक्ट? नहीं लग सकेगा। क्यों? उसके लिए ज़रूरी क्या है? एनक्लोज होना ज़रूरी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक इमेजिनरी सरफेस बनाना पड़ेगा, एक इमेजिनरी सरफेस बनाना पड़ेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। अब वो ऐसा बनाऊंगा गॉसियन सरफेस कि चार्ज उसकी सिमेट्री में आए। कहाँ पर आए? सिमेट्री में। तो देखो वैसे सिमेट्री का एक मीनिंग कबर भी होता है ना, वो CEME, वो वाला सिमेट्री नहीं है ना, कब्रिस्तान है ना, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो देखो इस तरह से मैंने एक और क्यूब बनाया और मैंने कहूँगा कि अब ये चार्ज दोनों क्यूब को मिलाकर उसके अंदर बंद हो गया है ना। तो मैं कहूँगा ओके, टोटल फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रियल क्यूब या रियल सरफेस और प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो स्मॉल कैपिटल क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आ गया बेटा आपको? अब अगर मैं बोलूँगा पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ कितना, पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो आप बोलेंगे पूरे क्यूब के अंदर, मतलब पूरा बोले तो क्या, ये दोनों मिला के बात चल रही। अकेले इस क्यूब को तो आप पकड़ नहीं सकते क्योंकि चार्ज उसके अंदर बंद नहीं है। तो अब अपने को क्या करना पड़ा? मजबूरी में एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ा। अब दोनों मिलाकर अब एक बॉडी बन गए है ना। अब ये जो एक बॉडी बनी उसके अंदर क्या है? चार्ज क्यूब बंद है। मैं बोलूँगा भाई बताओ इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा, तो आप गिनती करेंगे कि इस पूरी बॉडी के अंदर कितना चार्ज बंद है। तो बोले एक ही चार्ज है कैपिटल क्यू, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। मगर ये जो बॉडी है ये दो सरफेस से मिलकर बनी है, एक रियल सरफेस है क्यूब का और एक गॉसियन सरफेस है। मगर मुझे ये जानना है जो क्यूब का असल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द रियल सरफेस ऑफ द क्यूब क्या रहेगा? ये ओरिजिनल जो पहले से था वहाँ पे। अरे भाई वेरी सिंपल, दोनों में से कितना निकला? क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो एक में से कितना निकलेगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। आया समझ में? नेक्स्ट
Eighth, if charge capital Q is placed at the corner of a cube, अगर मैं एक पर्टिकुलर क्यूब ले लेता हूं, अरे भैया इस तरह का एक क्यूब है और कोई भी एक कॉर्नर आप पकड़ लीजिए। इस समय पीछे वाला कॉर्नर पकड़ लिया, अमजद वो क्यूब है क्या? क्यूब किसी एक कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज। ओके, अब अगर मैं ये क्यूब को पकड़ूं और क्यूब के मान लो सामने वाला कॉर्नर ले लेते, चलो इसके लिए ये यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, थोड़ा सा अंदर है और थोड़ा सा बाहर है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये चार्ज एनक्लोज है क्या इसके अंदर? नहीं। तो क्लोज करने के लिए मुझे गॉसियन सरफेस बनाने पड़ेंगे और ऐसे सरफेस बनाना पड़ेंगे जो क्यूब को सिमेट्रिकली अपने अंदर बंद करे। तो मैं क्या करूँगा, इमेजिनरी क्यूब्स बनाऊँगा या गॉसियन क्यूब्स बनाऊँगा। अब मुझे बताओ कितने क्यूब्स लगेंगे इस चार्ज को पूरा बंद करने के लिए अपने अंदर? एक ऐसा इधर है ना, दूसरा इधर इसके साइड में, और तीसरा है ना ऊपर। 1 2 3, 2 मिनट रुको। हाँ, जैसे कि मान लो ये रियल है, ये क्यूब ऐसा है, तो एक इधर एक इधर एक इधर, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि चार्ज बंद हो गया, बिल्कुल बंद हुआ, मगर पूरा नहीं हुआ अभी भी। सामने से दिख रहा है वो, है ना, सामने से अभी भी वो दिखेगा। ये वाला हिस्सा अभी आपको नज़र ही आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और स्फीयर क्यूब्स लगाना पड़ेंगे, ऐसा 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 ऐसा। समझ में आया आपको? ये ऑलरेडी है यहाँ पे कॉर्नर में एक ऐसा गोल, ऐसा गोला इमेजिन करो किसी चीज़ का, और आपने इधर से लगा दिए, आपने ऊपर से रख दिए, आपने ये साइड से रख दिए, तो वो आधा बंद हो गया, वो आधा बंद हुआ वो पीछे से। अब पूरा बंद करना है तो उसको सामने से एक ऐसी क्यूब रखना पड़ेगा, ऐसी क्यूब सामने से, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी। तो कुल मिला के आपको कितने क्यूब्स हो जाएंगे? 8। एक रियल रहेगा, 7 इमेजिनरी रहेंगे। समझा गया? एक रियल क्यूब रहेगा, समझ में आया क्या? है ना, एक कॉर्नर में आपके यहाँ पे है ना ऐसा गोल, ऐसा इमेजिन करो ना कि एक ऐसा इधर बाहर निकला हुआ, इधर से भी है ना, पूरा ऐसा गोल ऐसा है। एक इधर चला गया, एक ऊपर से रखे, एक बाजू में रखे, और उस बाजू में ऊपर में रखे। 3 क्यूब इस साइड में रखे इमेजिनरी, तो आधा चार्ज बंद हुआ। ऐसे 4 इधर रखना पड़ेगा सामने से, तो भैया पूरे चारों के 4 चार्ज क्या हो जाएंगे, फिर बंद हो जाएंगे। तो ऐसे कुल मिला के आपको कितने क्यूब्स लगते हैं? 8, जिसमें से एक रियल रहता, 7 इमेजिनरी। तो जब ये 8 क्यूब्स मिलकर चार्ज को बंद करते हैं, कितने क्यूब लगे? 8। कितने लगे? 8 क्यूब्स मिलकर जब चार्ज को बंद करते हैं, तब मैं फ्लक्स लगा सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा सकता हूँ टोटल, वो है Q/ε0, है ना। 8 क्यूब्स, जिसमें से 7 इमेजिनरी, एक रियल। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, ये पूरा है, तो एक सिंगल क्यूब में से कितना निकलेगा बाहर? बोलो भाई कितना निकलेगा? Q/8ε0। अरे 8 के 8 क्यूब में से इतना निकल रहा है, 8 के 8 में से इतना निकल रहा है, तो एक में से कितना निकलेगा? Q/8ε0। आया समझ में? लिख लो। Last, a long straight wire of charge density lambda
is enclosed by any body, then देखो बेटा, ये एक लार्ज वायर जैसा कुछ है, काफ़ी बड़ा वायर है, पूरी तरह से चार्ज है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटा, लैम्बडा, और वो एक क्यूब उसके ऊपर बंद है, क्यूब से वो क्या है, बंद किया हुआ है। मान लो क्यूब का लेंथ L है, क्यूब का लेंथ क्या है बेटा, L। तो वो बोलेगा अब भाई बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल उठा इसमें कितना चार्ज बंद होगा, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर की लंबाई में कितना चार्ज होता है, लैम्बडा। ये कितना मीटर है, L मीटर, तो इसमें चार्ज कितना होगा बंद, लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये शेप जैसे क्यूबिकल ही रहेगा, ये शेप सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। मान लो कि ये ऐसी एक वायर है और उस पर एक सिलेंड्रिकल शेप है जो ऐसा इंक्लोज्ड है ना, अंदर से जा रहा हो, तो मैं बोलूँगा इस सिलेंडर का लेंथ L है और इस वायर के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। तो भाई मैं पूछूंगा भाई बताओ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, तो वही फॉर्मूला है लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बाकी का देखते हैं कल इसके न्यूमेरिकल्स, और इंशाल्लाह कल एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर दूंगा मैं, 3-4 ही न्यूमेरिकल है और एप्लीकेशन कल स्टार्ट कर देंगे।